अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। सोने की कीमत तकरीबन 2.25 लाख के करीब पहुंच गई है। 2,25,000 से 27,000 के दरमियान में फ्लक्चुएट कर रही है। आज का रेट ये मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इतनी ज़्यादा कीमत होने के बावजूद मार्केट में दुकानें भी मौजूद हैं, दुकानदार हजरात भी मौजूद हैं और ख़रीदार भी यकीनन आते होंगे। आज के प्रोग्राम में जाने की कोशिश करते हैं कि कितने ख़रीदार हमें दुकान में मार्केट में देखने को मिलते हैं और दुकानदार हजरात कितने मुतासिर हो रहे हैं इस आसमान से बातें करती हुई सोने की कीमतों से। अच्छा, मार्केट में बाज़ार में आए तो थे हम कस्टमर देखने के लिए, लेकिन हमें कोई एक सिंगल कस्टमर भी देखने को नहीं मिला गोल्ड का, और गालिबन वजह यही है जो इसका रेट इतना ज़्यादा आसमान से बातें कर रहा है। हमें कोई भी देखने को नहीं मिला यहाँ पे कस्टमर। तो फिर हमने रब्ता किया है जी प्रेसिडेंट गोल्ड एसोसिएशन जो हैं यहाँ पे फिरोजपुर रोड के, काशिफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब, हमें कोई भी कस्टमर देखने को नहीं मिला, एक भी कस्टमर किसी भी एक दुकान पे हमें पूरी मार्केट में नहीं देखने को मिला। ये हकीकत है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, बिल्कुल सही असेस किया है। पूरी मार्केट में इस टाइम कस्टमर नहीं है। एक तो ये डे टाइम है और नंबर सेकंड इसमें जो गोल्ड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। अब तो कस्टमर हमें भी देखने को कम ही मिलता है। हम लोग भी डेली बेसिस पे आते हैं और सारा दिन समझ लें इसी तरह टाइम स्पेंड करके चले जाते हैं, क्योंकि 2,22,000 पर तोला गोल्ड का रेट है आज का करंट जो रेट चल रहा है। और अगर कस्टमर कोई ज्वेलरी बनवाता है तो समझ लें उसको 240,000-250,000 पड़ जाता है पर तोला। तो कैसे कोई सर्वाइव करेगा? आजकल आपके सामने इलेक्ट्रिसिटी देख लें, ग्रॉसरी देख लें, बाकी अदर चीज़ें जो हैं वो रेंट्स देख लें, वो लोग ये पूरा करेंगे गोल्ड की तरफ आएँ। गोल्ड एक लग्जरी आइटम है, जब इन चीज़ों से उनके पैसे सेव होंगे तो उसके बाद जाके वहीं गोल्ड की तरफ आएंगे। इसलिए आपको मार्केट में कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, कस्टमर नज़र नहीं आ रहा। और हमारा बहुत ऐसा कस्टमर है जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे चला गया, क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी आज उस रेट पे सेल हो रही है जो आज से 20 साल पहले गोल्ड जिस रेट पे सेल होता था। तो मेन रीज़न ही यही है कि गोल्ड रेट हाई होने की वजह से एक तो हमारे यहाँ डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है, और इंटरनेशनली जो डॉलर की कीमत की वजह से हमारी टोटल ट्रांजेक्शन जो है वो गोल्ड की जो है ना वो डॉलर से मल्टीप्लाई होती है। और आज ऑलमोस्ट कोई 90-30 डॉलर्स पर ऑन्स चल रही गोल्ड की मार्केट। उस हवाले से 2,22,500 रुपये पर तोला है और कस्टमर की रेंज में ही नहीं है। अब जो हमारे पास पहले कस्टमर 20 तोले 25 तोले परचेज़ करता था, आज समझ लें वो 2-3 तोले उसकी रेंज रह गई है। तो आप खुद ही ये सारी चीज़ें असेस कर लें कि मुल्क किस सिम्त में जा रहा है और ये कैसे सर्वाइवल होगा। और ज्वेलर्स कम्युनिटी जो है ना वो बिल्कुल ही डेड हो गई है, और बहुत से लोग बिज़नेस छोड़ के अदर बिज़नेस में जा रहे हैं कि भाई यहाँ पे हम सारा दिन बैठ के ज़ीरो घर जाते हैं और हमारे जो एक्सपेंस है वो कहाँ से पूरे होने हैं। वो इसी जी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन में मेरी भी और ऑडियंस की भी इजाफा कीजिएगा। इस चीज़ का हमें नॉलेज नहीं है, ज़ाहिर है आपका ये काम है, आप एक्सपर्ट हैं, आप इस चीज़ को बेहतर जानते होंगे। इसमें कसूरवार कौन है, हमारी हुकूमत या फिर ये रेट कहाँ से निकाला जाता है, जहाँ से रेट निकलता है वो कसूरवार है, वो कम्युनिटी? मेन जो सारी मैं टोटल ब्लेम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दूंगा, क्योंकि आज भी इंडिया में गोल्ड का रेट सिर्फ 70,000 पर तोला है जी, और इंडिया में डॉलर जो है वो हमसे कई गुना कम है। आज हमारी करेंसी की ये वैल्यू है कि आज से 20 से 25 साल पहले हम लोग 1 लाख रुपए इंडिया भिजवाते थे तो हमें 2 लाख रुपीज़ मिलते थे, और आज पाकिस्तान से अगर 3 लाख रुपए हम भिजवाते हैं, 3.5 लाख रुपए बल्कि, और इंडिया में 1 लाख रुपए रिसीव किया जाता है। ये तो हाल है हमारी डी वैल्यू करेंसी का। जब हम लोग यहाँ पर कोई सनद नहीं लगाएंगे, हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हमें डॉलर उसके अगेंस्ट नहीं आएगा, तो कैसे पॉसिबल है कि हम लोग यहाँ पे सर्वाइव बेहतर कर सकेंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई। ये तो आप ही माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, आप समझते हैं कि जब तक हमें रेवेन्यू नहीं आएगा, हमें एक्सपोर्ट करने के बाद हमें उसका अगेंस्ट डॉलर नहीं मिलेगा, हमारा मुल्क कैसे सर्वाइव करेगा? हर चीज़ हम यहाँ पे डे बाई डे महंगी होती जाएगी। हर चीज़ हमने इंपोर्ट करनी है, और कभी एलसीयाँ बंद हो जानी है, कभी इंपोर्ट रुक जानी है, कभी कुछ हो जाना है, कभी कुछ हो जाना है। हमारी गवर्नमेंट फेयर ही नहीं है मेरे भाई। अगर फेयर होगी तो आवाम को रिलीफ मिलेगा, सनत चलेगी और लोगों का बिजनेस होंगे। यहाँ पे तो डेली बेसिस पे लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग फेडअप हो गए हैं। किसको जाके बताएं, किससे जाके जिक्र करें, कहाँ पे प्रोटेस्ट करें? किसी की भी कोई सुनवाई नहीं है। हुकूमत जो है वो वाहनों में बैठ के बड़े बड़े फैसले कर देती है। अभी परसों की बात है, बैठे बिठाए इसहाक डार साहब ने सिर्फ 20 रुपये पेट्रोल बढ़ा दी है, और हमारे अवाम है कि वो सोचने पे मजबूर क्या है, वो घरों में बैठ गई है।
आप फिर गलत फिगर बता रहे हैं। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था ठीक फिगर बताया। कह रहे हैं आपके नहीं अच्छे हैं सागदार साहब सर, बिल्कुल उन्होंने 20 रुपये नहीं बढ़ाया, 19.95। 95 रुपये उन्होंने जो बढ़ाए हैं वो किससे पूछ के बढ़ाए हैं, वो किस पे बम गिरना है। खुद उनके जो अखराजात जो हैं वो एक्सपेंस डेली बेसिस पे बढ़ते हैं, इतने ज़्यादा प्रोटोकॉल के साथ वो लोग जाते हैं, उनके फ्यूल कहाँ से आने हैं, वो गवर्नमेंट ने बर्दाश्त करने हैं। गवर्नमेंट ने क्या बर्दाश्त करने हैं, वो मैंने और आपने बर्दाश्त करने हैं, वो उनके पास से नहीं है। उन्होंने जो शूटिंग करनी है, उन्होंने जो बैठना है, जो जानना है, घूमना फिरना, टोटल एक्सपेंस पड़ना है आवाम के सर पे। पेट्रोल हमने डलवा के देना है, महंगा हो सस्ता हो। 20 गाड़ियाँ 30 गाड़ियों का स्क्वाड चल रहा है, वो पेट्रोल कहाँ से आ रहा है, वो भाई वो हमारे पल्ले से जा रहा है। ये तो शुक्र अदा करें कि अभी भी मुल्क में कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, दुनिया मूव नहीं कर रही, वरना बहुत लोग ऐसे हैं कि जो बाहर मूव कर रही है। अभी लास्ट ईयर जो है वो ऑलमोस्ट 6 लाख स्टूडेंट जो है ना वो मूव कर गया कि हमने पाकिस्तान में नहीं था, वो टॉपर थे। उन्होंने कहा है कि इन्होंने तो अपने ही इजारादारी रखी हुई है, अपने ही घरों में इन्होंने सामान फेंकना है, हमारे बारे में इन्हें सोचना नहीं, इसलिए वो लोग मूव कर गए। और इसी तरह बिजनेस कम्युनिटी भी और जो क्वालिफाइड पर्सन है वो सब मूव कर रहे हैं बाय अदर। कोई ब्रॉड जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। और हुकूमत इस बारे में सोचती नहीं है कि किस तरह से इनको सर्वाइव करने देना है। हुकूमत तो ये कहती है कि इनको हमने मारना कैसे है। जिस तरह से इनके डायलॉग हैं ईवानों में बैठ के कि हमने गुर्बत रहने नहीं देनी, इन्होंने गुर्बत नहीं रहने दी, इन्होंने मीडियोकर और गरीब नहीं रहने देना। बेसिकली ये गुर्बत ख़त्म करने नहीं आए, ये लोग अपने घर भरने आए हैं, अपने अकाउंट्स भरने आए हैं, अपने ट्रांसफ़र पैसे करने आए हैं, अपनी मनी लॉन्ड्रिंग करने आए हैं। इन्होंने आवाम के बारे में नहीं सोचना। आप ये बता दें कि 170 आर्टिकल हैं आइन में, 165 अवाम पे हैं, उस पर आज तक कोई डिस्कस नहीं हुई। वो 5 आर्टिकल जो पॉलिटिशियंस के ऐवानों में हैं, वो उस पर हमेशा आइन में तरमीम करके उसमें अमेंडमेंट करके कोई ना कोई नया कानून बना के वो अपने लिए फेवर ले लेते हैं। और हम लोग वैसे के वैसे ही बस तालियां बजाते रहते हैं या बिरयानी की एक प्लेट खा के तो वोट देते हैं इन लोगों को। ये इन लोगों ने किसी के लिए कुछ नहीं करना। ये कुछ फैमिलीज़ हैं जो अपने लिए ही भरती हैं और अपने लिए ही ये सारा सेटअप बनाती हैं। जब इन्होंने वोट लेने होते हैं और माँओं बहनों के तरले कर रहे होते हैं, और जिस दिन इनकी सिलेक्शन होती है, इलेक्शन जिस दिन इनकी सिलेक्शन होती है उसी दिन ये लोग ब्रॉड मूव कर जाते हैं। अब क्या मैं बात करूँ आपसे, आप हर बंदे को अवेयरनेस है, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी की नहीं है। जो आप बिल्कुल बातें कर रहे हैं, इसमें खराबियाँ जो मुझे नज़र आती हैं उनमें ये भी नज़र आती है। सबसे पहली बात ये, इन्फ्लेशन से मुल्क गुजर रहा है। वो जो महंगाई का बम है वो आप पे, मेरे पे, आवाम पे, ये बच्चों पे, इन पे, हम सब पे क्यों गिराया जा रहा है? अपने ऊपर भी थोड़ा सा गिरा लें, पेट्रोल खुद भी भरवा लें, मतलब अपने पैसों का डलवाएं सरकार। मैं तो ये कहूँगा कि वापडा के एम्प्लॉयज़ के लिए यूनिट ख़त्म कर दें जो इनको फ्री देने दिए हुए, ठीक है। वापडा का एक छोटा सा एम्प्लॉई है, उसको भी 200-400 यूनिट मिलता है, फ्री मिलता है। और वो किस पे पढ़ना है? जो बिजली चोरी करते हैं वो वापडा को सब पता है। वापडा का अमला बिजली चोरों के साथ मिला हुआ है पूरे पाकिस्तान में। वो जिन लोगों ने बिजली चोरी करनी है उनसे उन्होंने मंथली ले लेनी है, और जो वो उन्होंने यूनिट पूरे करने हैं और मुझे और आपको हिट कर देना जिन्होंने चोरी नहीं करनी। हम लोग उनका बिल भी दे रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएं? ये ऐवानों में बैठ के, एसीज़ में बैठ के, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के इस तरह से डिसीजन नहीं लिए जाने। डिसीजन लिए जाने हैं रोड पे आके लोगों से पूछ के कि भाई ये किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाएं काम पे और किस तरह से मामला लेके चलें, तब जाके मुल्क में कोई सर्वाइवल बेहतर होगा। अदरवाइज़ मैं नहीं देख रहा कि ये मुल्क किसी भी स्टेबिलिटी में आएगा या कोई पोजीशन इसकी बेहतर होगी, या डॉलर की कीमत इसमें कम होगी, या इन्फ्लेशन में कमी आएगी। ऐसा नहीं होना। ये डे बाई डे इन्फ्लेशन बढ़ना है, और ये किस पे बढ़ना है? आवाम पे। इसीलिए तो हम डेली देखते हैं कि कोई सुसाइड कर रहा है, कोई रोड एक्सीडेंट में टेंशन में चला गया, कोई टेंशन में हार्ट अटैक हो गया, किसी का हार्ट फेल हो गया, लेकिन इनकी सेहत पे कोई असर नहीं है। इनको जो अपने मुफाद में नज़र आ रहा है इन्होंने उस पर बात करनी है, अदरवाइज इन्होंने किसी भी बात नहीं करनी। ये सिंपल छोटे से लॉजिक है। थैंक यू साहब, ये आपने बिल्कुल सही किया है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये बताइएगा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की जो मार्केट है इसका रेट भी पाकिस्तान से निकलता है? इसमें चाइना बहुत बड़ा एक्सपोर्टर आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, और इंडिया से ज्वेलरी डायरेक्टली पाकिस्तान नहीं आती, वो दुबई जाती है, दुबई से यहाँ पे इंपोर्ट होती है। क्योंकि हमारा और इंडिया का लिंक बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया हुआ है, ये इसका बिज़नेस का इन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया हुआ है। और जिस चीज़ में इनको मार्जिन नज़र आता है वो ये लोग इंपोर्ट खोल देते हैं, जिसमें मार्जिन नहीं नज़र आता ये लोग इंपोर्ट बंद कर देते हैं। ये साइकी सर यहाँ पाकिस्तान में नहीं डेवलप की जा सकती, बनाई जा सकती? भाई पाकिस्तान में स्टोन्स वाली जो ज्वेलरी है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मकबूल है ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्टोन वाली ज्वेलरी अब इंडिया ने बहुत ज़्यादा मशीनरी लगा ली हुई है आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसकी जा रही है। चूँकि हमारी और उनकी एक तो मईशत का और उनकी और हमारी पॉपुलेशन का डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि उसकी मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है, और उसकी जो जितनी भी कैलकुलेशन है और जितना भी उसका ज्वेलरी बनती है उनको बहुत ज़्यादा चीप पड़ती है, हमें एक्सपेंस ज़्यादा आता है। इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि चाइना की ज्वेलरी बेचते हैं या इंडिया की ज्वेलरी बेचते हैं, वो हमें चीप पड़ती है।
हम यहाँ पे वो चीज़ और रेडी करवाएंगे तो हमें महंगी पड़ेगी, इंपोर्ट करेंगे तो हमें वो सस्ती पड़ेगी। ये डिफरेंस है। इंपोर्ट कर लेते हैं इसी वजह से हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं और वो ज्वेलरी फिर हम सेल करते हैं। कस्टमर कितना शिफ्ट हुआ है गोल्ड से आर्टिफिशियल की तरफ, कितने परसेंट? 30% से प्लस कस्टमर जो है वो गोल्ड से आर्टिफिशियल पर चला गया। मैंने अभी आपको बताया पहले भी कि जो आज गोल्ड का रेट है, जो जिस रेट पे हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी आज बेच रहे हैं, इस रेट से भी कम हम आज से 20 साल पहले जो वो गोल्ड की ज्वेलरी बेचते थे। हमारी मुझे लगता है पाकिस्तानी अवाम की किस्मत है। सर ये किस्मत ख़राब इस वजह से सिर्फ, या किस्मत बुरी इस वजह से सिर्फ कि आप में सियासतदान? भाई हम लोग सियासतदान हो ही नहीं सकते क्योंकि हमें उतने डिटाई से झूठ बोलना ही नहीं आता, हम में मुनाफकत ही नहीं है। हम उस डिटाई से झूठ नहीं बोल सकते। जो जितना अच्छा झूठ बोलता है, जितनी डिटाई से वो मुनाफकत करता है, वो उतना बड़ा पॉलिटिशियन है। आप देखें किसी भी पॉलिटिशियन की स्टेटमेंट उठा के देख लें, कोई भी आपको स्टेटमेंट लिंक टू लिंक नहीं नजर आएगी, चेन में नहीं नजर आएगी, वो डिस्कनेक्ट नहीं नजर आएगी कि इसने तो लास्ट ईयर ये कहा था, 6 माह पहले उसने ये कहा था, 2 माह पहले उसने ये कहा था, 1 साल पहले उसने ये कहा था, और आज ये क्या कह रहे हैं। लेकिन उस पर किसी ने भी फोकस नहीं करना। फोकस उस पर करना है कि जो उसने कोई बात सही अगर कर दी है तो उसको हाईलाइट कर देना है। जो बात आवाम की फेवर में नहीं है उसको किसी ने भी सोचना भी नहीं है। तो भाई बात ये है कि ये जो पार्लियामेंटेरियन है, खुदा का खौफ खाएं और आवाम के बारे में कुछ सोचें। जिनके वोट की वजह से आप लोग पार्लियामेंट्स में बैठे हैं और बाद में आप लोग उन्हें भूल जाते हैं और हर चीज़ बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं। चलें सर, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह से तो उम्मीद है। हम उम्मीद रखते हैं, हम पाकिस्तान के फेवर में हैं, पाकिस्तान के वेल विशर हैं और पाकिस्तानी हैं। हम चाहते हैं कि हम यहीं पे रह के हर चीज़ को जो है ना वो मैनेज करवाने की कोशिश करें। इसी मुल्क को, अपने मुल्क को, जो हमारी मिट्टी है, इसको बेहतर करें, ना कि हम यहाँ से पैसे कमा के ब्रॉड में भिजवा दें, मनी लॉन्ड्रिंग करें और अपने सासे बाहर रखें। हमारे जो भी सासे हैं वो 1 रुपया है, वो 0 रुपये है, वो हमारे यहीं पे भाई, हमने बाहर नहीं जाना। हम इस मुल्क से प्यार करते हैं और जो कहते हैं ना हमारे पास झंडे पाकिस्तान के, वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने हर चीज़ इंपोर्ट करनी है और अपनी पूरी फैमिलीज़ को उन्होंने ब्रॉड में पढ़ाना है, ब्रॉड में रखना है, इमिग्रेशन उन्होंने बाहर की लेनी है और उन्होंने टैग यहाँ पे आके बेचना है और यहाँ पे आके वोटिंग लेनी है, यहाँ पे आके मिनिस्ट्रियाँ लेनी है उन्होंने। तो हमें ऐसे बंदे ही नहीं चाहिए मेरे भाई। हमें बंदे वो चाहिए जो मुहिब्बे वतन हो, जो मुल्क का पैसा और मुल्क में रखें ताकि मुल्क का कुछ बेहतर हो सके मामला। जज़ाकल्लाह सर, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच जी। ये भट्ट साहब ने बातें की हैं, बड़ी अच्छी बातें की हैं और वाकई ये गोल्ड से बात शुरू होके जहाँ पे आके अभी भट्ट साहब ने जहाँ पे कंक्लूड की बात, वो एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है पाकिस्तान के लिए भी। कब तक ये इसी तरह की फिरौनियत चलती रहेगी? आखिर कभी ना कभी तो एक पूरी इनकलाब आएगा। अगर एक कासिम के बाद ना सही तो कोई और आ जाएंगे, कोई और इस तरह का इनकलाब लाने के लिए आ जाएंगे। कभी ना कभी कोई ज़रूर आएगा। खैर, अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। आपको पहले भी बताया कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, गोल्ड मार्केट एशिया की सबसे बड़ी है। यहाँ पे इचरा में फिरोजपुर रोड पे मौजूद है और ख़ाली है, एक भी कस्टमर मौजूद नहीं है। ये मेरे दाएं जानिब इतनी सारी आपको दुकानें दिखाई दे रही होंगी खाली। अंजुम बेशक थोड़ा सा पैन करके कैमरा दिखा दो, बिल्कुल खाली दुकानें, एक सिंगल डॉट कस्टमर मौजूद नहीं है। मेरे बाएँ जानिब अंजुम टिल्ट करना, ज़रा पैन करना, सॉरी, कोई इधर भी कस्टमर नहीं है, एक भी कस्टमर नहीं है। दोबारा दाएँ जानिब करें अंजुम जी, ये भी दुकान दिखाएँ, कोई कस्टमर नहीं है, एक सिंगल डॉट कस्टमर भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। और बड़ी हैरानी की बात है कि एक भी कस्टमर मौजूद क्यों नहीं है। ये भी अंगूर बेचने वाला जी, कस्टमर नहीं है कस्टमर मौजूद नहीं है और ये खाली दुकान है। जो हम दिखाएं जी, खाली दुकान, ये दुकान भी खाली है, बिल्कुल एक भी कस्टमर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सब खैरियत है, ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है सर आपका? फैसल रहमान। फैसल भाई, कस्टमर कोई नहीं है दुकान में? लेकिन देखिए मुल्की हालात ऐसे हैं, आपकी इकॉनमी का बेड़ा गर्क है, लोगों के जो परचेज़ पावर है वो ही नहीं है। वो अगला बंदा अपना कस्टमर का जो खाना पीना और रहना वो ही नहीं पूरा हो रहा, तो वो ज्वेलरी को क्या करेगा। और गोल्ड का रेट बिकॉज ऑफ डॉलर आप देखें आसमान पर जा रहा है और मुल्की हालात जैसे फ्लक्चुएट कर रहे हैं वैसे ही गोल्ड का रेट फ्लक्चुएट कर रहा है। तो कस्टमर भी कंफ्यूज है, हम भी कंफ्यूज हैं, मुल्क भी कंफ्यूज है, गवर्नमेंट भी कंफ्यूज है कि करना क्या है। तो अगर कहीं पे कोई चीज़ स्टेबल हो, मुल्क स्टेबल हो, हालात स्टेबल हो, तो कोई बंदा सोचे ना इस बारे में। हर बंदा तो परेशान है, वो गोल्ड लेके क्या करेगा। ठीक है, गोल्ड की पोजीशन ही ऐसी।
फैसल भाई ये बताइएगा कि गोल्ड की तो ये सूरत हाल है, मुझे एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और एक भी कस्टमर देखने को नहीं मिल रहा, और ये सूरत हाल गोल्ड की है। मुझे ये बताएं काशिफ भाई, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ कस्टमर कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा? देखिए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का इस तरह से है कि जो लोग मतलब आप ये कह लें कि एक आम जो रेगुलर हमारा तबका या मिडिल क्लास तबका ना, उसकी कोशिश होती है कि वो गोल्ड परचेज़ करे, उसकी रेंज से गोल्ड बाहर है, ठीक हो गया। और जो है ना आपकी एलीट क्लास, वो गोल्ड भी बाय कर रही है और वो एक्सपेंसिव आर्टिफिशियल ज्वेलरी को पसंद करती है, ना कि वो लो क्लास थर्ड क्लास। अब एक्सपेंसिव और जो इंटरनेशनल लेवल की आर्टिफिशियल ज्वेलरी वो पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं है, बैन है, डॉलर बाहर नहीं जाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो हर चीज़ पे तो पाबंदी है। अच्छी चीज़ आएगी तो अच्छा कस्टमर बाय करेगा, अदरवाइज समझ लें कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ रुझान तो है, लेकिन इस टाइम कस्टमर किसी भी चीज़ में नहीं, ना ज़्यादा आर्टिफिशियल ज्वेलरी में है और गोल्ड में तो बिल्कुल ही। इसी मार्केट में आर्टिफिशियल ज्वेलरी के भी काम हो? जी बिल्कुल होता है। ज़ाहिर है आपकी बात बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इसी तरह है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ भी कस्टमर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर देखने को नहीं हमें मिल रहा। आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी, अभी काशिफ भट्ट साहब से मेरी बात हो रही थी, काशिफ भट्ट साहब बता रहे थे कि आज से 15 साल 20 साल पहले जिस रेट पे हम गोल्ड सेल किया करते थे, आज उससे महंगी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सबसे महंगी आर्टिफिशियल, बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी वजह ये कि मैंने आपको बताया कि एक नॉर्मल एक अच्छी चीज़ अगर आप आर्टिफिशियल में भी लेने चले जाए ना, तो उस टाइम पे 15 साल पहले हमारे गोल्ड का रेट जो था वो 15,000 था। आज आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का एक अच्छी चीज़ आप लेने के लिए चले जाएं तो वो आपको 30-35-40 हज़ार रुपये में तोला पड़ती है, ठीक है। तो वो गोल्ड का रेट कहाँ, आर्टिफिशियल कहाँ, और आर्टिफिशियल को भी लोग फिर इसीलिए प्रेफर करते हैं एट दी एंड के यार गोल्ड तो आउट ऑफ रेंज है, आउट ऑफ रेंज है तो चले आर्टिफिशियल ज्वेलरी को जो है ना वो थोड़ा सा कंसिडर कर लिया जाए, बस ये वाला मामला है। भाई ये तो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, मैं समझ गया, काशिफ भाई से भी बात होगी, मैं समझ गया। अब मुझे आपने अपना व्यू पॉइंट देना है, पर्सनली बताना है कि आप कितने मुतासिर हो रहे हैं इससे, बाकी जो हमारे हजरात हैं ज्वेलरी का काम करते हैं, जो ज्वेलर्स हैं, वो कितने मुतासिर हो रहे हैं नुकसान में? ऐसे तो जाहिर है सीधा सीधा नुकसान है, बिजली के बिल, बाकी तमाम मामला। इतने ज़्यादा मुतासिर हैं कि जो छोटे दुकानदार हैं, हमारे लेवल के जो दुकानदार हैं, देखिए हायर एंड पे जो आप चले जाएंगे तो वो तो बेजारी सी बात है कि उनकी जो चीज़ें हैं, जो उनके मामलात हैं वो भी उसी तरह से। लेकिन एक नॉर्मल दुकानदार की पोजीशन ये है कि अगर कोई किराए पे है तो उसके लिए किराया देना दुबर है, अगर उसकी बेचारे की गलती से अपनी दुकान भी है तो वो बिल और लड़कों के खर्चे और अपने एक्सपेंसेस और घर के एक्सपेंसेस भी पूरे नहीं कर पा रहा, वो अपने पास से पे कर रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर टैक्सेस की भरमार है आपके बिज़नेस पे, आपके बिल्स में, आपकी हर चीज़ में टैक्सेस की भरमार है, वही पूरा नहीं होते। और इस टाइम जो है वो हर बंदा ही बिज़नेस के हाथों परेशान है कि भजन बिज़नेस ही नहीं है और जो कुछ एक्सपेंसेस है वो हमें समझ लें कि पास से देने पड़ रहे हैं। तो यही पोजीशन है और यही हालात हैं, और मुल्क की जब तक हालात स्टेबल नहीं होंगे, कोई चीज़ बेहतर नहीं होगी, तब तक ज़ाहिर सी बात है बिज़नेस कैसे होगा। बिज़नेस आप देख रहे हैं कि पूरी मार्केट की कंडीशन, और माशाल्लाह आप बता रहे हैं जैसे आपको पता है कि एशिया की सबसे बड़ी गोल्ड की मार्केट है, तो इसके बावजूद 150-200 दुकान है और 150-200 दुकान में आपको कस्टमर नज़र नहीं आता। तो दुकानदार की हालत सोच लें कि क्या होगी, कि ज़ाहिर सी बात है कस्टमर ही नहीं है, तो उसके बाद वो सारा काम करना है, एक्सपेंसेस पूरे करने, उसके बाद आएगी बात प्रॉफिट की, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया था। मुझे मतलब पर्सनली मुझे जो है ना इस तरह का महसूस हुआ और फील हुआ कि यार आप, ज़ाहिर आप सारे मेरे भाई हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं आप सबसे मोहब्बत करता हूँ सर। ये तो जो सूरत हाल है, मतलब ज़ाहिर बिजली जितनी महंगी होगी, जितने बिजली के बिल आ रहे हैं और जितने अखराजात हैं, तो अक्सर लोग यहाँ पे रेंट पे भी होंगे, वो सारे लोग किस तरह से अपने अखराजात पूरे करते होंगे, घर का सर्कल कैसे चलाते होंगे? सारा दिन यहाँ पे कस्टमर नहीं आया, आप आज का दिन ब्लड सपोज वेस्ट है आपका करके चलिए। भजन उसकी पोजीशन ये है कि एक दुकानदार बेचारा अगर 2-4 दिन के बाद कोई चीज़ बेच ले तो वो क्या करता है कि वो जो चीज़ बेचता है ना उसके पैसे जेब में डालता है, या घर का बिल दे देता है, या दुकान का बिल दे देता है, या लड़कों के खर्चे दे देता है, या दुकान के खर्चे भर लेता है। उसके बाद वो खाली जेब करके बाकी सारे एक्सपेंसेस पूरे करके वेला होकर घर चलता है। ये वाली इस टाइम पोजीशन है। और फिर बात वही आ जाती है घूम फिर के कि जब आपकी गवर्नमेंट ही नहीं साथ दे रही, आपके बिजनेसमैन को वो सपोर्ट ही नहीं कर रही, मुल्क के हालात ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो बिजनेसेस कैसे चलेंगे? देखिए पूरी दुनिया में बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए कोशिश की जाती है कि बिज़नेस चलेगा, बिजनेसमैन चलेगा, इकॉनमी चलेगी और पूरा मुल्क चलेगा। यहाँ पे किसी के ऊपर तवज्जो ही नहीं है कि भाईजान आपने बिज़नेस को चलाना है, कोई स्ट्रेटेजिक चीज़ें जो हैं वो लेकर आनी है कि जी गोल्ड की चीज़ें जो हैं, या गोल्ड को भी छोड़ें, कोई भी बिज़नेस, इवन ऑल दो आप कपड़ा पकड़ लें, जूती पकड़ लें,
एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट दिस कि यार ये कैसे चलेगा, क्या हो रहा है, और माइंड अप करके बाहर ही चले। सारा माइंड अप करके बाहर चले जाए। हाँ, लिटरली ये हो रहा है कि अगर कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है तो उसका यही है कि वो कहता है यार अगर मैंने ज़िंदगी में कुछ किया है तो सारे को छोड़ के, सारा माइंड अप करके किसी तरीके से मैं पाकिस्तान से भाग जाऊँ और मैं अपनी जान छुड़ा लूँ। ठीक हो गया, ताकि बच्चे जिंदा रहें, रोटी उनको मिल जाए, सुकून में रहूँ। यहाँ पे तो ये हो रहा है कि कमा नहीं रहा, और जो ज़िंदगी में कमाया पूरी ज़िंदगी वो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके खा रहा हूँ और खा के ख़त्म कर रहा हूँ। तो ख़त्म हो जाए इससे पहले कि मैं पाकिस्तान से मूव कर गया। मुझे ये बताइएगा, खरीदार तो नहीं है, हकीकत है, फरोख्त करने वाले लोग भी नहीं। भाईजान, फरोख्त करने वाले लोग कहाँ से आएंगे जब लोगों के पास है ही कुछ नहीं। हाँ, वो एक बेचारे गरीब लोग जो कभी ज़िंदगी में सेविंग के तौर पर उन्होंने कोई छोटी मोटी चीज़ बनाई है, जो मुल्क के हालात हैं, वो बेचारे जो है जब तंग होते हैं तो वो छोटी मोटी चीज़ बेचने के लिए आ जाते हैं। उनके पीछे भी समझ लें कि उन बेचारों के पास चीज़ का सासा जो होता है वो होता है अगर 30,000 का, उस बेचारे की ज़रूरत होती है लाख। अब वो 10 बार सोचता है मैं बेचूँ कि ना बेचूँ, मैं ख़रीदूँगा ना ख़रीदूँ, दोबारा बना सकूँगा कि नहीं बना सकूँ। तो पोजीशन तो ऐसी ही है, ना सेलर है ना बायर है। ठीक है, मार्केट का आपकी सिचुएशन सामने, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है, दुकानदार बैठे हैं खर्चे खुर्चे करके घर चले जाते हैं। इस मुल्क के हालात भी बेहतर हों, आपके भी हालात बेहतर हों, मेरे भी हों, सबके बेहतर। वो ज़रूर जी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बेहतर करे। हमारा मुल्क है तो हम है, और मुल्क हैं तो मुल्क है, हम है तो मुल्क है। तो दोनों को एक दूसरे के बारे में सोचना है। मुल्क के जो माशाल्लाह इक़्तिदार वाले लोग हैं उनको अवाम को स्पेशली सोचना, उनको अवाम के लिए सोचना है। अवाम तो देखे सोच ही रही है, और गवर्नमेंट के लिए क्या कर सकती है यार, कुछ देती बैठे, हर किस्म का तो दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ गवर्नमेंट को ही तो दे रहे हैं। अब गवर्नमेंट हमें कुछ दे दे तो हालात बेहतर हो जाए। अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं देती तो फिर यही होगा कि जो हो रहा है, जो भी बंदे थोड़ा बहुत असासा रखते हैं वो कहते हैं यार मूव टू अदर कंट्री, यहाँ से जान छुड़ाओ, दूसरी नेशनलिटी लो और जान छुड़ाओ। हमारे सियासतदानों के पास तो सर पहले से 3 नेशनलिटी हैं, वो तो कहीं भी चले जाएंगे। हम गरीब आदमी हैं, यहीं के लोग हैं, यहीं रहना, यहीं कमाना, यहीं खाना है, और हालात जो हैं वो ये हैं कि अब गुजारा नहीं है, अब गुजारा नहीं है। तो बस अल्लाह पाक हमें, हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे, हमारे मुल्क के लिए अच्छा करे, ताकि हमारी माम जो है ना वो थोड़ी अच्छे हालात में आ सके। अल्लाह करे जी। अभी तो वैसे भी असेंबली तहलील होने वाली है, नई हुकूमत जो आएगी, अल्लाह करे, पहले पता नहीं अभी निगरान हुकूमत भी जो आएगी वो कितनी देर रहेगी। जी ऐसे ही है जी, वो कुछ पता नहीं। पाकिस्तान में हर चीज़ अनस्टेबल है, कुछ पता नहीं अभी फिलहाल पाकिस्तान में, अनएक्सपेक्टेड एवरीथिंग इज अनएक्सपेक्टेड, और हर चीज़ अनस्टेबल है, कुछ पता नहीं आपको कल आएगी नहीं आएगी, क्या होगा क्या नहीं। और यही चीज़ जो है वो पाकिस्तान के हालात को मज़ीद बदतर से बदतर कर रही है। ठीक है, क्योंकि जब तक कोई चीज़ स्टेबल नहीं होगी, कोई हुकूमत नहीं आएगी, कोई सिस्टम नहीं बैठेगा, तो तब तक जो है वो जाहिर सी बात है कि हर बंदा कंफ्यूज है, बिजनेसमैन कंफ्यूज हैं, अवाम कंफ्यूज है। इवन आल दो के आप ये कह लें कि सियासतदान भी कंफ्यूज है कि मैंने कौन सी पार्टी में जाके कहाँ बैठना है और किसने इक़्तिदार में आना है। ये तो ज़्यादा कंफ्यूज ये ज़्यादा कंफ्यूज है कि हमने बैठना है कि नहीं बैठना। तो ये है कि अल्लाह पाक बेहतर करे। हम तो दुआ ही कर सकते हैं जी कि अल्लाह हमारे मुल्क के लिए बेहतर करे, क्योंकि हम यहीं के हैं और हमने यहीं पे रहना है। ठीक है, और अल्लाह करे कि ये मुल्क के जो इक़्तिदार वाले लोग हैं ये हमारे बारे में और आम आवाम के बारे में और लोगों के बारे में और बिज़नेस के बारे में, इकॉनमी के बारे में कुछ सोचें, अपने आप को छोड़ के। ठीक है, तो आवाम के बारे में सोचेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी, जज़ाकल्लाह। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। बड़ी अच्छी फैसल भाई थे हमारे साथ, उन्होंने बातें की हैं। बात बताइए ख़रीदार क्यों नहीं है और फ़रोख्त करने वाले क्यों नहीं है, इसका अंदाज़ा भी आपको हो गया होगा उनकी बातें सुन के। और एक ये ताजिर तबका, ये दुकानदार तबका किस तरह से मुतासिर हो रहा है, ये तो ज़ाहिर है दुकानों की हालत देख के मुझे तो अंदाज़ा हो ही गया था, बातें सुन के इसका भी अंदाज़ा आपको हो गया होगा। छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मिलेंगे। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। पूरी मार्केट घूमने के बाद जहाँ मैं पहले जिसमें कॉरिडोर में खड़ा हुआ था, उसके बाद अगले कॉरिडोर में आ गया हूँ, वहाँ पे भी कोई देखने को नहीं मिला। फिर तीसरे कॉरिडोर में आया, वहाँ पे हमें एक कस्टमर देखने को मिले। और मज़ेदार बात यह है कि उन कस्टमर को देखने के लिए यहाँ पे 15 लोग और जमा हो गए हैं कि आज कस्टमर है। आपको देखने के लिए सर ये लोग जमा हुए हैं कि पहली दफ़ा कस्टमर है? एक्चुअली जी मैं जब अंदर आया हूँ, मेरी फैमिली बेसिकली अभी गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो अभी मैं उतर आई हूँ तो मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा यार ये पता नहीं तो आपको बुला रहे हैं अपनी तरफ? सुनाटा लग जी आवाज़ें दे रहे हैं, और वो मैं देख रहा था कि सुनाटे ये क्यों इस तरह हो रहा है। असल में रेट भी कुछ बहुत ऊपर जा चुका है ना,
तो अब मैंने लास्ट टाइम अपनी बड़ी सिस्टर की शादी की है, उसको हम लोगों ने 10 तोले जेवर डाला है। तो अब जो छोटी सिस्टर है उसके लिए 5 तोलास का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो उसने बल्कि कहा कि भाई आप बड़ी को तो आपने 10 तोले डाला है, तो आप 5 तोले क्यों डालने हैं? तो मैंने कहा बेटा उस वक्त में 84,000 पर तोला था, तो आज 2,05,000 रुपये अभी मैंने पूछा उनसे, 2,05,000 रुपये बता रहे हैं। तो इस वक्त मुझे नहीं लगता कि ज्वेलर्स जो है ये जिस तरह इन्होंने अपने आप को बिल्ड किया था, तो अब मुझे लगता है ये डाउनफॉल की तरफ आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगा। सर मुझे ये बताएं, ये आप अभी क्या ख़रीदने आए हैं, बेचने आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या सूरत हाल है? दुकानदार सही रेट लगा रहे हैं या मतलब वाकई सोना इतना महंगा हो गया, दुकानदार सही रेट लगा रहे हैं या दुकानदार अपना मुनाफा ज़्यादा रख रहे हैं? सबसे पहली बात ये है जी, मैं जब घर से निकला हूँ तो एक बजट बना के निकला हूँ। मेरा 5 तोलास का बजट है। अब मुझे ये समझ नहीं लग रही, तो बच्ची कह रही है कि जी मुझे 2 चूड़ियाँ चाहिए और एक सेट चाहिए। अब चूड़ी जो है वो कम से कम तो 2.5 तोले से कम तो नहीं होती, 2 ना। हाँ जी, अब 3-3.5 तोले का सेट आ रहा है और मैं भी आउट ऑफ बजट हो रहा हूँ। तो मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है माँ बाप के लिए भी बच्चियों के सारे मामलात को एकम्प्लिशमेंट करना इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है। तो असल में जब तक ये रेट नीचे नहीं आएगा, डॉलर बेसिकली गवर्नमेंट से स्टेबल नहीं हो पा रहा। जब तक ये डॉलर स्टेबल नहीं करेंगे, ये कह रहे थे कि जी डॉलर जो है वो मटियों में रोलेंगे, अब देख लें आपके सामने मटियों में रोल रहा है, बल्कि इन्होंने पूरी कौम को मटियों में रोल दिया। तो ये मटियों में जनरल बात है ना। देखें, डॉलर नीचे आएगा, यहाँ पे रश लगना शुरू हो जाएगा। अब देखिए कोई गाड़ी नहीं है, मेरी गाड़ी लगी है और यहाँ पे मेरे ख्याल से 50 शॉप्स हैं, 50 शॉप्स में एक क्लाइंट भी नहीं है। 3-4 बंदे आपको देखने के लिए खड़े हैं कि कस्टमर मिलियन बिलियंस की इनकी इन्वेस्टमेंट है। अब ये कहाँ जाएंगे? इनके अखराजात हैं। जाहिर है मैं भी अगर बिज़नेस करता हूँ तो इनका भी बिज़नेस है। तो मतलब कहने क्या है कि ये बहुत ज़्यादा एक जिसे कह लें कि खसारे में जा रहे हैं ये लोग। मेरी अभी एक दुकानदार से बात हो रही थी, उन्होंने खुद अपनी ज़ुबानी बताया मुझे कि इतने ज़्यादा नुकसान में जा रहे हैं। सुबह आते हैं, सारा दिन फारिग बैठ के शाम को चले जाते हैं। उस दौरान मेरा स्टाफ जो खाना पीना खाते हैं वो भी हमें खुद से जेब से अफोर्ड करना पड़ता है, बिजली के बिल जेब से अफोर्ड करने पड़े हैं। कस्टमर अक्सर महीना कोई नहीं नजर आता। अभी वो जो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलती थी, अब वो बहुत ज़्यादा चीप लेवल पे दे रहे हैं। अब लास्ट टाइम अब आप देखें, मैं 3 दुकानों पे मैं गया हूँ, उन्होंने कहा जी मेकिंग आपसे नहीं लेंगे, हालांकि मेकिंग होती है। अब आप MM आलम रोड पे चले जाएं तो जिनके पास तो माशाल्लाह उनके गार्ड्स इस तरह जिस तरह कॉटन पकड़े होते हैं, इस तरह पैसे पकड़े होते हैं, वो आते हैं बड़ी दुकानों पे जाके ज्वेलरी लेते हैं और चले जाते हैं। अब यहाँ पे इनके साथ सिचुएशन ये है कि ये इंतज़ार में है कि यार कोई कस्टमर आ जाए। अब मैं जिस तरह ही इंटर हुआ हूँ तो मतलब कहने क्या है कि हर बंदा मेरी तरफ ही देखना शुरू हो गया। मैंने तुम्हारी दुकान में वही क्वेश्चनेबल साहब, मैं अपने आप को फील करना शुरू हो गया कि शायद यार कोई मशकूक जैसा नहीं बंदा होता यार, और सारे दुकानदार देखना शुरू हो गए हैं। तो दुआ करें कि ये डॉलर जो है वो नीचे आएगा। वही वाली बात, हर बहन के पास जेवर होगा, हर बेटी के पास जेवर होगा, सबकी दिल की ख्वाहिश। ऐसे ही है, ऐसे ही है। सर कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। मैं भी मार्केट आया हुआ था, बच्ची की कमेटी निकली थी, मैं कहा चलो 30,000 रुपये है, मैं बालिए ले आऊँ, लेकिन यहाँ तो 30,000 का कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं जिसके पास भी जा रहा हूँ 2 ग्राम 3 ग्राम का है, वो अब 60,000 70,000 की बन रही हैं। तो इसलिए लिहाजा मैं फिर आके वापस जाने की तैयारी कर रहा हूँ। अब बहुत परेशान हुआ हूँ, बच्ची को मैं जाके क्या कहूँगा। यहाँ तो आटा चीनी दाल हर चीज़ महंगी हुई हुई है, परेशान हुए हुए हम, कारोबार से इतने परेशान है। अब आगे कोई चीज़ लेने आते हैं वो नहीं मिलती हमें, अब क्या करें बताएं। बाकी परेशानी का आलम है, कस्टमर कोई यहाँ पे है नहीं, मौजूद नहीं है, और अगर कोई कस्टमर आता है तो वो बेचारे मायूस होकर परेशान होकर चला जाता है। हर बच्ची की ख्वाहिश होती थी सर कि मेरे पास ज़ाहिर है मेरी शादी हो रही है तो मुझे आर्टिफिशियल नहीं असली ज्वेलरी मिले और इस डिज़ाइन की नहीं इस डिज़ाइन की पहनी जाए। आजकल वो किस दुख के साथ ख्वाहिशात बच्चियाँ मारती होंगी, किस दुख के साथ उनके वालिदैन ख्वाहिशात मारते होंगे, ये बड़ा सर बहुत बड़ी फिक्र की बात है। बिल्कुल, ये भाई भी मेरे साथ ही फिर रहे हैं, तकरीबन ये भी 2-3 शॉपों पे गए हैं, लेकिन इन्हें भी कुछ पसंद नहीं आया। जब मुझे पसंद आ रहा है वो मेरी रेंज से बाहर है। अब मैं क्या करूं, मैं मजबूरन मायूस होकर मैं घर जाने की तैयारी कर रहा हूं। अब कुछ नज़र तो आ नहीं रहा। अब बच्ची को क्या मुंह दिखाएंगे जाके कि हम एक बाली तक नहीं ले सकते, टॉप जोड़ी तो नहीं ले सकते। तो परेशान हुए हुए हैं, अब कारोबार से भी परेशान है। सारा दिन हो गया, आज दिहाड़ी भी हमने तोड़ी हुई, 1000 रुपये की दिहाड़ी तोड़ के, लेकिन चीज़ फिर नहीं हुई हमारे पास पूरी। अब वापस जा रहे हैं। बड़े वाकई हकीकत दुख की बात है। अल्लाह रहम करे जी, अल्लाह इस हुकूमत पे भी रहम करे। इसमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला तमाम जितने भी मुसलमान हैं उन पे अपना रहम फरमाए और हमें कोई अच्छा इंसान मिल जाए जो हमारी तरफ थोड़ा सा कॉन्सनट्रेट करे, बस थोड़ी सी तवज्जो कर ले, तवज्जो देने वाला कोई शख्स आ जाए,
हर चीज़ ठीक हो जाएगी। ये सोने जैसा मुल्क है, जिस तरह आप ये सोना देख रहे हैं लगा हुआ ना, इसी तरह ये मुल्क भी सोने की तरह है। लेकिन इसको चलाने वाला कोई नहीं आया। इसको चलाना किस तरह? हर बंदा जिसे कह लें कि अपने वो ख़जाने भर रहा है, अपनी सिफे भर रहा है, लेकिन वो आवाम का नहीं सोचते। हम करेंगे सर इंशाल्लाह। अपना ख्याल वेरी नाइस टू मीट यू। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये बड़ा कस्टमर जो एक दो मिले थे, उन्होंने भी जो बातें की हैं वो एज इट इज़ एग्जैक्ट वही बातें की हैं जो पहले आपको बाकी दुकानदारों ने भी बता दी थी। कस्टमर के भी यही हाल हवाल हैं। मुझे सबसे पहले काशिफ भट्ट साहब जो सदर फिरोज़पुर रोड गोल्ड डीलर एसोसिएशन थे, उन्होंने एक बात बताई थी कि हुक्मरानों के का सारा कसूर है, पाकिस्तान की हुकूमत का सारा कसूर है। मैं अपने पर्सनल तजिए के मुताबिक ये कहूँगा, बेशक उनकी बात 100% दुरुस्त है। ये हुक्मरानों का कसूर है। पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है, हम अपनी जेब से पेट्रोल डलवा रहे हैं। ये सारे हुक्मरानों को फ्री में पेट्रोल क्यों? वजह ये सबसे पहले ये बंद होना चाहिए। लेकिन ये अब जो मैं बातें कर रहा हूँ आप भी सुन रहे होंगे, सुन के आप भी शायद मेरी बातों से एग्री करेंगे, लेकिन ना आपके पास इख्तियार है ना मेरे पास इख्तियार है। हम सिर्फ एक ये अपनी बात कर सकते हैं या सिर्फ उस ऊपर वाले को सुना सकते हैं। अल्लाह शायद हमारी बात, अल्लाह तो 100% हमारी बात सुन ही रहा है और शायद इस बात पे किसी से अमल करवा दे, किसी वसीले को भेज दे जिस पे अमल कर सके। हम पेट्रोल खरीद रहे हैं, हुक्मरान पेट्रोल फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे पैसों से। हम बिजली के बिल दे रहे हैं, हुक्मरान बिजली फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे पैसों से। एक लेस्को का छोटा सा मुलाजिम, एक लाइनमैन तक जो है वो बिजली के फ्री यूनिट इस्तेमाल कर रहा है और उसका बटन पड़ा है हम पे। पेट्रोल की कीमत डार साहब ने, इसहाक डार साहब ने बढ़ाई है 20 रुपये यकदम, तो उन पे तो असर कोई नहीं है। इसहाक डार साहब ने मतलब फ्री पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, जेब से इस्तेमाल नहीं करते। जेब से तो हम कर रहे हैं, हमारी जेब से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और मैं बड़ी शानदार बात मुझे किसी बुज़ुर्ग ने एक दिन कही थी, उसने कहा था बेटा ये सरकारी गाड़ियाँ जो हैं मिली हुई हैं, अमरात मिली हुई हैं सबको, अब मुझे ये बताइए सरकारी गाड़ी किस लिए दी जाती है? मैंने कहा सर सरकारी गाड़ी इसलिए दी जाती है कि वो इस्तेमाल की जाए, सरकारी कामों में इस्तेमाल हो। ज़ाहिर है वो मुल्क के लिए काम किया जाता है, हमारी फ़लाह के लिए काम किया जाता है, सरकारी गाड़ियाँ इस तरह इस्तेमाल होनी चाहिए ना। उन्होंने कहा ठीक है, जब तक सरकारी औकात हैं, दफ्तरी औकात हैं, सरकारी औकात कह रहा हूँ सॉरी, दफ्तरी औकात हैं तब तक वो गाड़ी इस्तेमाल की जाए, वो इस्तेमाल करें, 100% बात ठीक है। जब दफ्तरी औकात ख़त्म हो जाएं, सरकारी गाड़ी दफ्तर में खड़ी करके जैसे बाकी सारे कस्टमर अपनी प्राइवेट बाइक्स पे, रिक्शों पे, बसों पे धक्के खा के अपने घरों को जाते हैं, घरों से दफ्तर को जाते हैं, इस तरह वापस दफ्तर जाएं या घर जाएं। और उनकी बात 1000% दुरुस्त है, मैं उससे एग्री करता हूँ कि जब एक सरकारी गाड़ी किसी भी अफसर को दी जाती है, वो अफसर सरकारी औकात में तो वो दफ्तरी औकात में तो सॉरी वो सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करे। जब दफ्तरी औकात ख़त्म हो गए तो वो सरकारी गाड़ी उसके घर क्यों जा रही है? वो सरकारी गाड़ी छुट्टियों पे क्यों जा रही है? आप नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएं, आपको वहाँ पे बेशुमार सरकारी गाड़ियाँ सैर व तफरीह के लिए आई हुई नज़र आएंगी। वजह क्यों? वहाँ पे तो दफ्तरी काम नहीं हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इस पे ना हमारी हुकूमत की तवज्जो जा रही है, ना हमारे प्राइम मिनिस्टर की तवज्जो जा रही है, ना किसी और की तवज्जो जा रही है। वो खा नून लीग हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, तहरीक लब्बैक हो, जमात इस्लामी हो, जो मर्जी जमात हो, इसके ऊपर तवज्जो किसी की नहीं जा रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे पेट्रोल से या हमारे टैक्सेस के पैसों से जो गाड़ियाँ खरीदी गई हैं, जो पेट्रोल हमारे टैक्सेस के पैसों से इस्तेमाल किया जा रहा है, वो उनकी पर्सनल इंजॉयमेंट के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? हमारी फलाह के लिए जो काम होना चाहिए था वो किसी की इंजॉयमेंट के लिए क्यों हो रहा है? इस पर किसी की तवज्जो नहीं है। एक बम जो महंगाई का गिरा दिया जाता है वो आप पे, मुझ पे, आवाम पे गिरा दिया जाता है। टैक्स हम दें, उनके अखराजात हम उठाएं, हुक्मरान और ये सरकारी अफसरान ये मौजें उठाएं, ये ठाटें लें। पाकिस्तान सिर्फ इनका है, हमारा नहीं है। ये वतन तुम्हारा है, हम हैं ख्वाम-ख्वाह इसमें। मुझे इजाज़त दीजिएगा, बहुत ही दुख भरे दिल के साथ ये बातें अल्लाह के आगे रखी हैं। शायद अल्लाह इस पे सुन के किसी वसीले के ज़रिए ज़रूर इस पर अमल करवाएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।